गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 17 सितंबर वर्ष 2021 और 10वीं कक्षा में हम लोग साइंस 1 में ये चौथा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हमने देख लिए बेटा। पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होती है तो ऊष्मा का निर्माण होता है। फिर हमने देखा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी देखा। विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है। हाँ, अब हम लोग विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होती है वो भी हम जानते हैं। विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? क्या कहाँ से हमको मालूम कैसे पड़ेगा? दिशा दिशा कैसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने पता कर लिया। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से। तो वो चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस आकार का होता है? एक केंद्रीय वृत्त की तरह से होता है। उसकी दिशा कैसे करते हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से उसकी दिशा ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल हम लोग समझेंगे। मतलब क्या? कहीं पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का प्रभाव है कोई क्षेत्र में, और उसी चुंबक के क्षेत्र में एक ऐसा चालक रखा गया है जिसमें धारावाही यानी करंट उसमें बह रहा है। उस चालक में, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कोई तांबे का तार है, उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और वो तांबे का तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तब ऐसे चालक में हमेशा एक बल लगता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं क्या बोला समझा आपको? किसी किसी तार में अगर है, किसी भी तार में अगर करंट है और उस तार को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखो, मतलब चुंबक के बीच में रखो, तो उस अगर कोई तार करंट है अगर हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे हाँ, तो उससे जो करंट प्रवाहित होगी है ना सर? क्या बोले? क्लियर नहीं है, समझ में आया बेटा आपकी आवाज़, फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ कि कोई तार है जिसमें बिजली है हाँ, और अगर हम उसे चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ेंगे हाँ, तो उसमें जो चालक जुड़ेगा उससे वो जो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है हाँ। उसे हमें ध्यान में रखना है। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी चालक चालक मतलब तांबे का तार, अल्युमिनियम का तार, जिसमें भी करंट प्रवाहित हो सकती है, वो कोई भी ऐसा चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट है जिसमें, उसको अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो फिर उस चालक में ना एक बल लगता है, अपने आप एक बल पैदा होता है, वो चालक हिलने लगेगा। जैसे आप पंखा देखते हो, पंखा चलाते हो कि नहीं? यस सर। तो पंखा में क्या होता है? पंखा में हम लोग करंट स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर करंट जाती है। और क्या होता है उसमें? यस सर मुझे पंखे में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। पंखे में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इसके लिए उस पंखे पर बल लगता है और उस बल के कारण पंखा घूमने लगता है। यस सर। कोई भी हम लोग अगर कोई भी जो इलेक्ट्रिक चीज़ है और वो घूम रही है, जैसे मिक्सर हो गया, और कुछ उदाहरण बता सकते हो? हम लोग करंट, टीवी भी हो गया। क्या टीवी? सर टीवी घूम तो ही ना रहा है। टीवी कहाँ घूम रहा है? उसमें तो खाली सर पिक्चर। फैन। फैन घूम रहा है, और क्या घूम रहा है? सर मोटर। मोटर, यस। जितने भी मोटर होती है, पानी की मोटर वगैरह, हम लोग वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी वही सेम मोटर है, घूमती। जनरेटर नहीं, जनरेटर को हम लोग इलेक्ट्रिक से नहीं घुमाते बेटा, उसमें डीजल भर के घुमाते हैं उसको। जनरेटर को इलेक्ट्रिक से घुमाते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक देते हैं हम लोग,
उसमें करंट है ना, स्विच ऑन करते हैं, करंट देते हैं और वो घूमने लगता है, ऐसे चीज पूछ रहा हूँ मैं। सर घड़ी की सुइयां तेल से चलती है ना, वही। घड़ी की सुई, हाँ बोल सकते हो, बराबर। यस, वो भी विद्युत दिया है उसको। तो होता क्या है बेटा, एक नियम ये है कि कोई भी चालक जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक पर हमेशा एक बल लगने लगता है और उस बल के कारण वो घूमता है ना। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? बल बल क्यों लगता है, देखो मैं बताता हूँ। देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चालक में करंट प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है कि नहीं? होता है जी। कोई भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक एक चुंबक की तरह भी कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। फिर हमने एक और चुंबक वहां पर लाके रख दिया, तो इसका मतलब दो दो चुंबक हो गए। एक तो जिस चालक में करंट प्रवाहित हो रही है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, फिर हमने एक और चुंबक भी रख दिया, तो दो चुंबक अगर एक साथ में हैं तो बल लगता है कि नहीं लगता है बल? या तो दो, यस सर, लगता है। या तो दो चुंबक एक दूसरे को खींचेंगे या तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे एक दूसरे से, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यस सर। इस वजह से बल का निर्माण होता है। समझा है बल क्यों लगा? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखाया गया, एक प्रयोग किया गया है। क्या किया गया, देखो यहाँ पर एक स्टैंड है और एक चुंबक यहाँ लगा है। इस चुंबक का प्रकार पहचानते हो, कौन सा चुंबक है ये? इसको बोलते हैं नाल चुंबक। क्या बोलते हैं? घोड़े के नाल के जैसा रहता है ना, इसको नाल चुंबक बोलते हैं। अब देखो, अब क्या किया गया है, अब दूसरा एक स्टैंड लिया है। इस स्टैंड में देखो, ये एक तार है, ये एक तार है। क्या है? तार, एक तार है। इस तार को किससे जोड़ा है? इस तार को देखो कि जोड़ा गया है, अपने को बैटरी से जोड़ा गया है। देखो ये वाला सिरा माइनस से जुड़ा, ये सिरा प्लस से जुड़ा, बीच में स्विच भी लगा दिए हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रही है। ये स्विच ऑन करेंगे तो करंट प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी और यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी। करंट नीचे की तरफ आएगी। तो जैसे ही नीचे की तरफ आएगी, आप देखोगे कि ये जो तार है ना, ये इस तरफ सरक जाएगा। ये जो पॉइंट एच है ना, एच की तरफ से सरक जाएगा। वो नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ। ये विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है कि नहीं? यस सर। चुंबकीय क्षेत्र, तो ये एक चुंबक की तरह हो और यहाँ पर एक और चुंबक लगा है, तो क्या होगा? ये एक चुंबक है और ये तार में विद्युत धारा बह रही, तो ये भी एक चुंबक की तरह बन गया। तो ये चुंबक उसको दूर ढकेलेगा, यस सर। तो ये तार बाहर की तरफ आ जाएगा, मुड़ जाएगा थोड़ा बाहर। समझे कि नहीं? यस सर, समझे सर। फिर अगर हम लोग एक उल्टा कर दें, करंट अभी ऊपर से नीचे आ रही है, अगर करंट हम लोग ये नीचे से ऊपर की तरफ भेजें तो क्या होगा? यही तार ये भीतर की तरफ आ जाएगा। अच्छा। समझे कि नहीं? मतलब जो चुंबक उसको दूर ढकेल रहा था, वो चुंबक उसको आकर्षित करेगा। यस सर। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ सर। हाँ,
यस सर। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। अब इसमें देखो, ये बल की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा पर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर होती है। ये जो बल जो लगता है चालक में, ये बल की दिशा किसकी किसकी दिशा पर निर्भर होती है? विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर होती है। और अगर देखो, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अगर लंब हो तो फिर जो बल लगेगा ना वो सबसे ज्यादा बल लगेगा। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं समझ रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, समझ रहा है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नाल चुंबक है, ये नाल चुंबक है, जैसे मेरी उंगली नाल चुंबक है, ये एन और एस, एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एन से एस की तरफ होता है, जानते हो कि नहीं है? हाँ सर। तो एन से एस की एस से एन से ना, सर एस से जाता है एन की ओर। साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और एक दिशा साउथ से नॉर्थ ही, चलो ठीक है, साउथ से नहीं, नॉर्थ से साउथ जाता है बेटा। देखो यहाँ दिशा भी दी गई है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ती हैं। अब इसी के बीच में मैं तांबे का तार रख दूं तो मुझे बताओ, चुंबकीय क्षेत्र और करंट पर लंब हो गए कि नहीं एक दूसरे के? करंट ऊपर से नीचे, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र पीछे से आगे जा रहा है, तो एक दूसरे पर लंब हुआ कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे ही जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र ये इनकी दिशा अगर एक दूसरे पर लंब होती है तो चालक पर सबसे ज्यादा बल लगता है। इसलिए यहाँ पर कैसे रखा गया है, ये नाल चुंबक और इसके बीच में तांबे का तार ऐसा रखा गया है बीच में। तो देखो यहाँ पे अच्छे समझाया भी गया है। चुंबकीय क्षेत्र देखो एन से एस की तरफ जा रहा है और करंट या तो ऊपर से नीचे जाएगी या तो नीचे से ऊपर जाएगी। तो करंट, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंब है। तो अभी इसी चीज को यहाँ पे ये डायग्राम में भी समझाया गया। देखो ये जो क्रॉस क्रॉस किया गया है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या किया है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। अभी इस तार में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये देखो, ये एकदम सीधा है, ना लेफ्ट साइड में मुड़ा है ना राइट साइड में मुड़ा है। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, इस तार में जैसे ही ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ करंट प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? तार अंदर की तरफ हाँ, जाएगी। ये तार देखो बाईं तरफ मुड़ गया है। यस सर। हाँ, क्योंकि उस चालक पे बल लगेगा। इस चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी और इसको चुंबकीय क्षेत्र भी इसको दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में भी है ये चालक, तो इसलिए इस पे बल लगेगा और ये बाईं तरफ मुड़ जाएगा। अब करंट नीचे रख दिया, करंट को अब ऊपर से नीचे की करंट आ रही है तो ये बल की दिशा बदल जाएगी। जो बल बाईं तरफ काम कर रहा था वो अब दाईं तरफ काम करेगा, तो ये तार दाईं तरफ मुड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो बल की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, करंट को ही विद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में। हाँ, सर क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब करंट। हाँ, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह चालक चुंबकीय क्षेत्र पर में रखा गया है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है। यस सर। ये समझ में आ गया? हाँ, हाँ सर। तो अब ये जो बल कार्य करता है, हमने देखा इस बल की दिशा भी अलग अलग होती है। कभी लेफ्ट साइड में बल काम कर रहा है, कभी राइट साइड में काम कर रहा है, कभी वो बल ऊपर हो की दिशा में काम करेगा, कभी लेफ्ट की दिशा में काम करेगा। तो
पता कैसे चलेगा कि बल की दिशा कैसे पता लगाएंगे? सर हाँ, सर जो बी वाला है उसमें इस साइड मतलब क्रॉस मतलब ऊपर की साइड दिया है और फिर से सी वाले में नीचे की साइड दिया है। हाँ बराबर है, ये तो है, ये तो हमने उस तरफ मोड़ा तब जाके पता चला। लेकिन अगर हमको पहले से ही बताना हो, करंट प्रवाहित करने के पहले ही अगर हमको पता करना हो कि ये किस दिशा में बल लगने वाला है, तो उसके लिए एक नियम है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के, यस सर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। जैसे हमने अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था ना। यस सर। दाहिने दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? थोड़ा पीछे का जो मैंने बताया था, किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठे के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं? सर विद्युत की। नहीं बेटा, नहीं नहीं, चुंबकीय सर घड़ी क्षेत्र की, घड़ी की। नहीं बेटा, सर घड़ी की। घड़ी की नहीं, घड़ी की सुई की तो दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे किसी विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और हमें पता करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसकी दिशा क्या है, तब हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते हैं। यस सर। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो घड़ी की सुई की दिशा में होती है या तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो ये तो हमने पहला पढ़ा था। तो जैसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके हम लोग किसी चालक में बल, कौन से दिशा में बल लग रहा है, ये ज्ञात कर सकते हैं। समझे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? यस सर, मध्यम विद्युत दिशा। नहीं, बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसकी? बल की। हाँ, और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यस, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? बल की दिशा। हाँ, तो ये कैसे है देखो। सबसे पहला पॉइंट, ये नियम मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और बाएं हाथ की 3 उंगलियां आपको लंबवत रखनी है। एक तो अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरा मध्यमा। मध्यमा। सबसे बीच वाली जो उंगली उसको मध्यमा कहते हैं, मध्य में होती है वो। सर लेकिन मध्यमा विद्युत धारा की दिशा ऐसा क्यों लिखा है? बता रहा हूँ, रुको। सबसे पहला स्टेप तो ये समझो, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये कैसे होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पे लंब होना चाहिए। जैसे कि ये मध्यमा है और ये आपका तर्जनी है, ये एक दूसरे पे लंब कर दिया मैंने। यस सर। अब अंगूठा ऐसा रखो कि अंगूठा दोनों पे लंब हो, तो अंगूठा सीधा खड़ा कर दिया मैंने। समझे कि नहीं क्या तरीका है? यस सर। तर्जनी और मध्यमा भी लंब है और अंगूठा दोनों पे लंब है। तर्जनी पे भी लंब है, मध्यमा में भी लंब है। सबसे पहले तो ये स्थिति आप समझ लो। पहला पॉइंट यही देखो, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रखें। पहली लाइन यही है, समझ में आ गया? पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखो। दूसरा स्टेप ये करना है बेटा कि तर्जनी को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। जैसे अभी हम लोग ने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। जैसे चुंबक का एन आपको पता है और एस आपको पता है। जैसे यहाँ पर देखो, एन से एस की तरफ जा रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? एन से एस की तरफ है। तो हमारी जो तर्जनी होगी वो हमेशा एन से एस की तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। और विद्युत धारा की दिशा भी हमको पता है, सेल के प्लस से माइनस की तरफ।
तो जो मध्यमा होगी उसकी दिशा कहाँ रखने का, विद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है उस दिशा में। तो ये जो अंगूठे की दिशा होगी ना, वो अंगूठे की दिशा ही बल की दिशा होगी। कुछ समझे मैं क्या बोला? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, ये ठीक ऐसा ही है बेटा, जैसे कि अगर आप पूरब की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ, पूरब की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ, और आपकी पीठ किस दिशा में होगी, पश्चिम की दिशा में, तो आपका दाहिना हाथ किस दिशा, दाया हाथ किस दिशा में होगा? अपने आप दक्षिण की दिशा में हित होगा ना। दक्षिण। हाँ सर। ऐसे ही हाँ सर। सेम ये ऐसे ही है। अगर आप तर्जनी को, बाएं हाथ की तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हो और मध्यमा को विद्युत धारा की दिशा में रखते हो, तो अंगूठा अपने आप बल की दिशा की तरफ ही हो जाएगा। कुछ समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर किसी चालक में आपको ये पता करना है कि बल कौन सी दिशा में लग रहा है, तो सीधा तर्जनी को चुंबकीय दिशा में लगा दो और मध्यमा को विद्युत धारा की दिशा में लगा दो, लेकिन तीनों उंगलियां एक दूसरे पर लंब होनी चाहिए। तो अंगूठा जिस दिशा में भी होगा उस दिशा में ही बल कार्य करेगा। तो ये है फ्लेमिंग के, इसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये अगली लाइन देखो, यहाँ पे यही लिखी है। पहला नियम, पहला क्या बोला, बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे को लंब होना चाहिए। फिर तर्जनी कहाँ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मध्यमा कहाँ होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाती है। तो ये नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। समझ गया हो तो और अच्छे से समझाओ इसको। देखो भाई, समझ गया। अब देखो यहाँ पे भी आपको समझेगा, यहाँ पे भी आपको समझेगा। देखो कहाँ बताऊँ, चलो इधर ये इसमें बताता हूँ, चलो। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ही देखते हैं, चलो। ये विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, एन से एस की तरफ है ना। तो हमारी तर्जनी किधर जाएगी, एन से एस की तरफ जाएगी, एन से एस की तरफ। फिर देखो करंट किधर जा रहा है, करंट अगर हम लोग नीचे की तरफ ले लेते हैं तो इसका मतलब, तो मध्यमा नीचे की तरफ ले लेते हैं, मध्यमा नीचे की तरफ ले लें, मध्यमा नीचे की तरफ। देख रहे हो मध्यमा नीचे? हाँ, नहीं दिख रहा है? मेरी उंगली दिख रही है? मैंने क्या किया है, सर 2 उंगली दिख रही है। रुको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। देखो चुंबकीय क्षेत्र देखो कहाँ से जा रहा है, पीछे से आगे की ओर, एन से एस की तरफ, मतलब पीछे से आगे की तरफ। तो मैंने अपनी जो ये है तर्जनी है वो पीछे से आगे की तरफ रखा है, मेरे से आगे की तरफ। फिर करंट किधर है, देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट नीचे की तरफ, तो जो मध्यमा है वो नीचे की तरफ कर दिया मैंने, मध्यमा नीचे की तरफ कर दिया। तो अंगूठा किस साइड में जा रहा है, अंगूठा किस साइड में जा रहा है, देखो अंगूठा ऊपर की साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ। नहीं, देखो राइट साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ तो मध्यमा गया हुआ है, राइट। तो इसलिए देखो तार भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, देख रहे हो? क्योंकि अंगूठा राइट साइड में था, बल राइट साइड में काम कर रहा है। आप देखो करंट ऊपर की तरफ, करंट हम ऊपर की तरफ ले लें, अगर करंट ऊपर की तरफ ले लेते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की तरफ है तो उंगली ऐसी ही रहेगी, लेकिन करंट अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उंगली हम लोग मध्यमा ऊपर की तरफ रख लेते हैं। देख रहे हो आप, समझ रहे हो? तो अंगूठा देखो किधर जा रहा है, अंगूठा लेफ्ट साइड में, तो
हाँ, इसका मतलब जो चालक पे बल लगेगा वो बाईं तरफ ही लगेगा, इसलिए तार देखो बाईं तरफ खसक गया। यस सर। तो इस तरह से बल की दिशा ज्ञात करनी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके। ओके सर। बेटा क्लियर नहीं आई आवाज आपकी। हाँ, नियम याद रखने चाहिए। अभी एक और नियम आएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम है, वो बाद में पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ, तो यही नियम बेटा मोटर में भी लगता है। ये जो आपने अभी सीखा ना कि कोई चालक, यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक में और वो चुंबकीय क्षेत्र में भी है तो उस पर बल कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको विद्युत चलित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र नहीं, चलित्र, विद्युत चलित्र। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा याद कर लो। विद्युत चलित्र किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, ये याद होना चाहिए आपको, अपने नोटबुक में भी लिख लो। यस सर। प्रश्न पूछा जाता है विद्युत चलित्र किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखने का। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। जनित्र नहीं बेटा, चलित्र, हाँ, चलित्र कहते हैं। फिर इसका उपयोग, इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ है? पंखा चलता ना, अभी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। पंखा, प्रशीतक मतलब फ्रिज, फिर मिक्सर, धुलाई यंत्र मतलब वॉशिंग मशीन। संगणक, कंप्यूटर में भी देखो मशीन होती है, सीपीयू में लगी रहती है ठंडा करने के लिए। तो कंप्यूटर में भी मोटर लगती है, विद्युत चलित रहता है। पंप, पानी का, तो किसमें? हाँ, सिलाई मशीन में भी, जो इलेक्ट्रिक वाली सिलाई मशीन होती है उसमें भी विद्युत चलित्र लगता है। फिर जो पंप होता है, पानी का पंप वगैरह, उसमें भी जो मोटर होती है, पंप में जो मोटर लगती है उसमें भी विद्युत चलित। तो यहाँ दो टॉपिक आपको मिल गया। पहला कि विद्युत चलित्र किसे कहते हैं, परिभाषा। दूसरा, दैनिक जीवन में विद्युत चलित्र के उपयोग। तो आज इतना ही आज के लेक्चर में, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, उसको नोटबुक, किताब में अंडरलाइन करो और उसको नोटबुक में लिखो और याद कर लो। कितने लोग लेक्चर अटेंड किए थे वो बता दो मुझे। 30 लोग, ठीक है। ओके, 30 ना, 30। ओके बेटा, ठीक है बेटा, लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग।